हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VITLS क्लासेस पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा आपको केमिस्ट्री फर्स्ट यानी कि आपकी रसायन विज्ञान प्रथम भाग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये 40 प्रश्न है, केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। इसलिए ये बात आप ध्यान रखें कि इन 40 में से ही आपके 3 प्रश्न बहुविकल्पी पेपर में आने हैं। ये पक्का है, लिख के ले लो। तो चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा एफ ई आप सभी जानते हो, एफ ई आयरन होता है आपका, और एफ ही है इसमें एस ब्लॉक का तत्व, बी एस ब्लॉक का तत्व, बी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक का तत्व और एफ ब्लॉक का तत्व। तो आप सभी जानते हैं कि एफ ई का यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो वो आता है आपका 4s2 और 3d, कितना 3d आपका 6, ये आता है। तो हमें पता है कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका डी उपकोष में जाता है तो वह जो तत्व है वो आपका डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। तो ना तो वो एस ब्लॉक का है, ना ही वो पी ब्लॉक का है, ना ही वो एफ ब्लॉक का है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सी ऑप्शन, डी ब्लॉक का वो तत्व हो जाएगा। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था की बात करें तो यानी कि ऑक्सीजन संख्या, अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कौन दिखाता है? इनमें थोड़ा सा मैं मार्कर बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अधिकतम ऑक्सीजन संख्या कौन दिखाता है? तो किसका इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन संख्या है? तो सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन संख्या, वो होती क्या है? तो देखो ध्यान से, किसी भी आपके तत्व, किसी भी तत्व के ऊपर जो आवेश होता है, उदासीन आवेश, आभासी आवेश या वास्तविक आवेश, जो भी किसी तत्व के ऊपर का जो आवेश होता है वह उसकी ऑक्सीजन संख्या कहलाती है। अब आवेश आता कैसे है? तो मान लो कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर आ जाएगा +1 चार्ज। मान लो कोई जो तत्व है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके ऊपर आवेश आएगा +2। इसी प्रकार यदि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2। तो इस प्रकार जो आवेश उनके ऊपर आता है वही उनका ऑक्सीजन अवस्था या ऑक्सीजन नंबर कहलाता है, यानी ऑक्सीजन संख्या कहलाती है। तो अब इस प्रश्न की बात करें तो इसमें हम पहले ए को देखते हैं, इसकी ऑक्सीजन कितनी है। तो इसमें आपका 4s2 यानी कि आपका जो एस उपकोष है पूरा भरा हुआ है, लेकिन डी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसकी ऑक्सीजन होगी +4, ठीक है। नीचे वाले की सा की बात करें, सी की, तो इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन एस में है और 5 इलेक्ट्रॉन डी में है। तो ये आपका दे सकता है 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऑक्सीजन होगी +6, ठीक है। दा की मैं बात करूं तो इसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन और 2, इसकी हो जाएगी आपकी +6। ये 4 कैसे है कि इसका डी उपकोष आपका पूरा भरा हुआ है, डी आधे से ज्यादा भरा हुआ है, पूरा तो नहीं है। डी तो आपका 10 में भरा जाता है, आपको पता ही होगा। इसमें 6 है तो आपके 2 इसमें से देगा, 4 इसमें से, तो ये आपका +6 इसकी ऑप्शन हो जाएगी। लेकिन जो बी ऑप्शन है वह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अवस्था वाला है। जो बी ऑप्शन है वो कैसे है कि इसमें आपका D5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन तो डी उपकोष में से निकलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस उपकोष में से निकलेंगे, तो टोटल आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी सर्वाधिक ऑक्सीजन संख्या होगी बी ऑप्शन की। तो इस प्रकार आपकी सर्वाधिक ऑक्सीजन संख्या हो जाएगी बी ऑप्शन की, इस वाले की। क्या समझे आप? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा निकालेगा उसकी ऑक्सीजन संख्या सर्वाधिक हो जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की। किसी भी गैल्वेनिक सेल से लवण सेतु हटा लेने पर वोल्टेज कितना हो जाता है? तो आपने पढ़ा हुआ गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें एक तरफ इधर होता है, एक इसमें एनोड इधर होता है, एक कैथोड इसमें इधर होता है। तो बीच में यहाँ पर लवण सेतु इस प्रकार इसमें लगा होता है। एक यू आकार की नली होती है जो कि लवण सेतु होती है, और लवण सेतु की वजह से उसका वोल्टेज मेंटेनेंस रहता है। लेकिन यदि अगर इस लवण सेतु को आप हटा लेंगे तो आपका गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज गिरकर तुरंत शून्य हो जाएगा। तो अब मैं चेक करता हूं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है अचानक शून्य रहता है, तो बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अचानक एकदम शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 3 प्रश्न किए। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला आपका 4th प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड व्यव। तो देखो ध्यान से, जब कभी भी कोई नया मतलब इलेक्ट्रोड बनता है, जब कभी कोई नया इलेक्ट्रोड बनता है, नया इलेक्ट्रोड बनता है, इलेक्ट्रोड होता क्या है? जिस धातु का आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो उस धातु के लवण में अगर उस धातु को डुबा दिया जाए तो एक नया इलेक्ट्रोड बन जाता है। अब मुझे इस इलेक्ट्रोड का व्यव नापना है, कितना इस इलेक्ट्रोड का व्यव है।
तो इस इलेक्ट्रोड का अवयव नापने के लिए मैं यूज करता हूं उस यंत्र का नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि SHE, शॉर्ट में बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन SHE। अब इसमें पूछा जाएगा उसका आपका अवयव कितना रहता है, तो SHE जो कि आपका इलेक्ट्रोड विभवों का अवयव नापने के लिए यूज होता है, तो उस SHE का अवयव होता है 0 वोल्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन 0 वोल्ट, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगले प्रश्न में चलता हूं मैं। अगला प्रश्न है सूत्र के ई की पावर माइनस ई ए, देखो ये है क्या, मैं लिख देता हूं, इसमें है ए ई, यहाँ बेस में ई है, ऊपर है माइनस के ई अपॉन आर टी, ये है आपका, और इसमें ई के बेस में छोटी ए। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य है, तो के क्या है, इसमें के दे रखा है साम्य स्थिरांक, जो कि गलत है, लेकिन इसमें के क्या होता है, इसमें के जो होता है वो होता है वेग स्थिरांक, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है बी, बी है आपका आर, आर के बारे में बोल रहा है, आर है यहाँ पर ऋण वर्ग नियतांक, जो कि बिल्कुल गलत है। ऋण वर्ग नियतांक तो आपका फिजिक्स में होता है, लेकिन सर यहाँ आर क्या है, तो आप ये पूछोगे तो आर क्या है, तो यहाँ पर आर है आपका गैस नियतांक, क्या है आपका गैस नियतांक है, ठीक है सर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब जो आपका सी है वो है ए अधिशोषण गुणांक, तो ये सही है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, कैसे, यहाँ पर जो ए है वो है आरहेनियस गुणांक, आरहेनियस गुणांक, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी आपका एकदम ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 तो गलत हो गए, तो डी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि आपका डी में ई ए संकीर्ण ऊर्जा है, जो कि ई ए संकीर्ण ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार पांचवा ऑप्शन, पांचवें प्रश्न का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 6वां आपके सामने प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप कैसे करेंगे इसे, देखिए ध्यान से देखें इस वाले प्रश्न को, 6वें प्रश्न को, ठीक है। देखिए तो इसमें है आपका अभिक्रिया 1/2A/2B के लिए विघटन की दर B को बनने की दर को निम्न प्रकार समझाता है, यानी कि इसमें आप ध्यान रखें कि अभिक्रिया का जो वेग होता है R बराबर वो होता है आपका, मैं लाल पेन ही ले लेता हूं, वही अच्छा आ रहा था, तो R बराबर होता है डी ए बट्टे डी टी, और इसके आगे होता है माइनस, यानी कि अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रता की दर के ऋणात्मक के बराबर होता है, ठीक है, और उत्पादों की सांद्रता के दर के धनात्मक के बराबर होता है, यानी कि फाइनली आपका जो आर बराबर फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, आर बराबर माइनस के डी ए अपॉन डी टी, ये, और बराबर हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, ये बनेगा। यहां पर ये तो है आपका अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक यानी ए है यहाँ पर, और ये है आपकी उत्पादन की सांद्रता बी, लेकिन यहाँ अभिकारक है 1/2, तो 1/2 के हिसाब से आपका 2 ऊपर आ जाएगा, इस प्रकार 2 ऊपर आएगा इसमें, और यहाँ पर आपका इसमें है 2B उत्पाद, तो इसमें 2 नीचे आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी अभिकारक में 2 हो तो उसे तो लिखते हैं ऊपर, और अगर वो 2 ना हो के ऊपर होता है, गुणा में मूलों की संख्या गुणा में होती है, तो उसे हम ऊपर लिखते हैं, नीचे तो ऊपर लिखेंगे, ऊपर तो नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार देखें, यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी एकदम सही है, सब में माइनस के डी अपॉन डी टी है, सभी ऑप्शन में डी अपॉन डी टी है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, तो देखें इसमें 1/2 था, वो 1/2 इसमें ऊपर आना चाहिए, तो मैंने यहाँ इसमें 2 लगा लिया, ठीक है ऊपर, और इसमें 2B है, जो कि 2 ऊपर है वो नीचे आना चाहिए, तो इसमें मैंने नीचे 2 लगा लिया, 1/2। अब आप खुद सोचो, इधर वाला 2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 2 दूनी 4 हो नहीं जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का जो आंसर है वो पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1/4 नहीं है, ये भी गलत है, इसमें भी 1/4 नहीं है, ये भी गलत है, इसमें भी गलत, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है माइनस के डी अपॉन डी टी, यानी अभिकारकों की सांद्रता होगी माइनस में, बिल्कुल सही है, बराबर उत्पादों की सांद्रता और बट्टे 1/4 है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कभी पूछे आपको फॉर्मूला याद रखना है, भार बट्टे अणुभार, भार बट्टे अणुभार, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो आप मुझे बता देंगे भार कितना है, तो भार आपको दे रखा है 180, और जल का अणुभार सभी को याद होगा कि 18 होता है, 18 से 180 कितना कटेगा, 10 बार कटेगा, तो यहाँ पर मोलों की संख्या 10 आ जाएगी। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो पहला ऑप्शन एकदम गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका 8वां प्रश्न है, अगला आपका 8वां प्रश्न है कि रो की एसआई इकाई क्या है, तो रो, तो जो आपका रो होता है वो होता क्या है, तो रो होता है आपका RA/L, ये होता है आपका रो, ठीक है, ये तो होता है RA/L, तो इस हिसाब से इसमें R की हो जाएगी ओम, ओम हो गई, ठीक है, चलो तो ओम हो गई, तो ओम किसमें है, इसमें है, इसमें है,
और इसमें है, लेकिन इसमें ओम चाहिए, ओम इनवर्स नहीं चाहिए, ओम इनवर्स नहीं, ओम सिर्फ। तो ओम इसमें है, इसमें है, ओम इनवर्स है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ओम है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो अब यहाँ पर टक्कर करानी है दो ऑप्शन की, ए या बी। इस हिसाब से रो बराबर आर ए अपॉन एल में आर का तो हो गया ओम, ठीक है, ओम हो गया, मैंने लिख दिया जी। अब ऊपर ए का होता है मीटर स्क्वायर और नीचे लंबाई है, लंबाई का भी हो जाएगा मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो कितना बचा, मीटर बचा, तो इसका मात्रा हो जाएगा ओम मीटर। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो ओम मीटर साफ साफ दिख रहा है कि पहला ही ऑप्शन है ओम मीटर। अब आप पूछोगे ये क्या चीज है, तो ये ओम का आपका चिन्ह है, आप सभी जानते हो। तो ना तो बी ऑप्शन है, ना डी ऑप्शन है, ना सी ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, 9वां प्रश्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि CrC2 जो आपका उप सहसंयोजन वाले चैप्टर से है। जितने भी प्रश्न है मैंने जो फर्स्ट फिजिक्स है, फर्स्ट केमिस्ट्री है, उससे लिए हुए। आपकी फर्स्ट केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर विलियन है, दूसरा वैद्युत रसायन है, तीसरा रासायनिक बलकी है, और चौथा डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, और पांचवा आपका है उप सहसंयोजक है। तो ये आपका 9वां प्रश्न 5वें चैप्टर से है, उप सहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर से। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें आपका Cr क्रोमियम की समन्वय संख्या क्या होती है। देखो ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये चीज अलग है, ऑक्सीजन संख्या अलग है, लेकिन समन्वय संख्या अलग है। समन्वय संख्या होती क्या है, तो समन्वय संख्या है कि कोई लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से कितने बंध बना रहा है, तो वो जितने बंध बनाएगा जितने वो हों। तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो C2O4 है। ठीक है सर, अब C2O4 केंद्रीय धातु परमाणु Cr से कितने बंध बना रहा है, तो कितने हैं लिगेंड, तो C2O4 आपके 3 हैं। तो एक C2O4 इधर से बॉन्ड बनाएगा, एक C2O4 इधर से बॉन्ड बनाएगा, एक C2O4 इधर से बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार जितने लिगेंड होते हैं वही उनकी होती है आपकी ऑक्सी समन्वय संख्या। अच्छा, एक बात और बताऊंगा मैं कि समन्वय संख्या को ही हम बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। ये अभी आगे एक प्रश्न में और आएगी, आपको वहां बता दूंगा, वहां क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्या समझे, आराम से बात करते हैं, क्या बात है। तो क्रोमियम है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, और C2O4 है आपका लिगेंड। तो लिगेंड जितने हो उतनी ही उसकी समन्वय संख्या होती है, ये सीधी ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे। तो अब सर बहुत देर हो गई, आपको अब इसका आंसर बता दूं। तो पहला ऑप्शन एकदम गलत, दूसरा ऑप्शन एकदम गलत, तीसरा भी एकदम गलत, चौथा आपका एकदम सही है, 3 आंसर, क्योंकि यहाँ पर 3 ही लिगेंड है और जो क्रोमियम से 3 बंध बना रहे हैं। तो इस प्रकार इसका डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक किए गए, द्वितीय कोटि की। तो अब यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान से देखें, जो वेग स्थिरांक होता है आपका के, उसका कोई फिक्स मात्रक नहीं होता, उसका मात्रक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है आपका मोल बट्टे लीटर। क्या है, मोल बट्टे लीटर की पावर 1 माइनस एन, की पावर 1 माइनस एन। कोई बात नहीं, नीचे कर लेता हूं वैसे, ठीक है, दोबारा करते हैं। तो जो आपका के है उसका जो फॉर्मूला है, मात्रा निकालने का ही फॉर्मूला है इसका, तो ये है मोल बट्टे लीटर की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक है। अब इसमें एन का मान आपको पता हो तो आप प्रत्येक का वेग स्थिरांक का मात्रा निकाल लोगे। हम एन कहां से लाएंगे, तो प्रश्न में बोला हुआ है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, तो यहां पर एन बराबर आपका 2 हो गया। जब इसमें एन बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका मोल, मोल में सीधे एम लिख देता हूं, बट्टे लीटर एल, और 1 माइनस 2, एन की जगह आप 2 लिखोगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस के 1 आ जाएगा ये, और सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब -1 एम के ऊपर आएगी, लीटर के ऊपर -1 आएगी, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका एम यानी मोल के ऊपर -1, और नीचे लीटर के ऊपर भी आपका -1 आ जाएगा, इस प्रकार -1, और इधर साइड में सेकंड इनवर्स, तो जो का था चलेगा ही चलेगा। अब जब मैं लीटर इनवर्स को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा लीटर, और मोल इनवर्स ऊपर ही रहेगा, और सेकंड इनवर्स है ये। तो द्वितीय कोटि का मात्रा आएगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये चेक करो ये किस ऑप्शन में है, क्या था, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लीटर मोल है, इनवर्स नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट है, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप ध्यान रखें कि वेग स्थिरांक का जब भी मात्रा पूछे, तो यहाँ प्रथम कोटि के लिए पूछे तो एन बराबर उस फॉर्मूले में 1 रखेंगे, द्वितीय कोटि के लिए पूछे तो एन बराबर 2 रखेंगे, तृतीय कोटि के लिए पूछे एन बराबर 3 रखेंगे, और आपको शून्य कोटि के लिए पूछे तो एन बराबर 0 रखेंगे। फॉर्मूला क्या है मैं एक बार और बता देता हूं आपको, तो वो है आपका मोल एम बट्टे एल की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये है वेग स्थिरांक यानी के का मात्रक निकालने का। ठीक है, आ जाओ अगले प्रश्न में हम चलते हैं।
तो 10 मैंने प्रश्न कर लिए, 40 प्रश्न आराम से वीडियो में बने रहे, अभी हम करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो इसमें पूछा गया है, बहुत फेवरेट प्रश्न है आपका एग्जाम का, ज्यादातर पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, ये मैंने एक ही बार लिया है इसमें स्लाइड में आपके, क्योंकि ये विलियन का अड़संग गुणधर्म है, ये 3-4 बार पूछा गया, इंपोर्टेंट है। इसमें विलियन का अड़संग गुणधर्म नहीं है, तो विलियन के अड़संग गुणधर्म 4 होते हैं, पराशण दाब होता है, हिमांक अवनमन होता है, वाष्प दाब अवनमन होता है, और एक क्वथनांक में उन्नयन होता है। लेकिन पृष्ठ तनाव जो है ये आपका विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो आप ध्यान रखें वो हमेशा ज्यों के त्यों ऑप्शन देता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब ये होता है कि विलियन के ऐसे गुण जो कि उसकी विलय की संख्या पर आधारित होते हैं, यानी कोई विलियन है, उसमें विलायक ये पड़ा हुआ है और उसमें मैंने कोई विलय मिलाया, तो विलय के अणुओं की जो संख्या होगी, अणुओं की संख्या, ठीक है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है विलयन का सब कुछ। तो निर्भर करते हैं पराशण दाब, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, और एक और है क्वथनांक में उन्नयन। ये आप ध्यान रखें, क्वथनांक में उन्नयन भी आपका विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन पृष्ठ तनाव नहीं है। इस प्रकार 11 में का सी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा एकदम राइट। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 12वां प्रश्न है, बड़ा ही इंपोर्टेंट है। कैसे, देखो 3 धातु, ये है कहां से पहले बताता हूं। तो आपका दूसरा चैप्टर है आपका जो जिसका नाम है आपका वैद्युत रसायन, और वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में आपने पढ़ी है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी ECS, इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज। तो आपने वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा हुआ है और वहां पर कुछ इंपोर्टेंट नोट्स यानी पॉइंट लिखाए जाते हैं। तब आपने पढ़ा होगा कि अपचयन क्षमता का क्रम क्या होता है। अपचयन क्षमता, तो पहले अपचयन होता क्या है, तो अपचयन होता है इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग अच्छा करता है उसकी अपचयन क्षमता ज्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कौन करेंगे, जो धातुएं होती हैं, धातुएं तो करती हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग, बिल्कुल सा धातुएं करती हैं। अब जो रासायनिक श्रेणी है उसमें धातुएं आती कहां है, तो धातुएं उसमें सबसे ऊपर आती है, सबसे ऊपर धातुएं, और नीचे आते जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। तो अब मैं देखूंगा सबसे ऊपर है कौन, तो इसमें 3 है आपके, तो सबसे ऊपर आता है सबसे कम जिसका अपचयन व्यय होता है, सबसे कम अपचयन इलेक्ट्रोड व्यय वाला सबसे ऊपर आता है। तो बताओ आप इसमें कितना आएगा, तो इसमें है -3.03, ये ऊपर आएगा। उसके नीचे आएगा -1.18, और सबसे नीचे आएगा -0.52। तो इस प्रकार क्रम रहेगा। तो सबसे ऊपर जिस धातु का इलेक्ट्रॉन व्यय है वो ये है, दूसरे नंबर पर ये है, और ये किसका है, ये है वाई का। फिर ये वाला किसका है, -1.18, -1.18 जेड का, ये जेड का है, ठीक है। और ये किसका है, आपका एक्स का है। तो सबसे ज्यादा धातु है आपकी वाई, उससे कम धातु है जेड, उससे कम धातु है एक्स, यानी कि सबसे ज्यादा अपचयन है वाई का, उससे कम है जेड का, उससे कम है एक्स का। तो यानी संबंध बन जाएगा वाई फिर जेड फिर एक्स, इस प्रकार बन जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन जेड, वाई इज ग्रेटर देन एक्स, जेड इज ग्रेटर देन एक्स। तो ये संबंध किस ऑप्शन में, तो आप ध्यान से देख रहे हैं, पहला नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। आप देख रहे हैं वाई कहीं, वाई का अपचयन व्यय ज्यादा है, जेड का उससे कम है, एक्स का उससे कम है। क्यों है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड व्यय ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रोड व्यय ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोड व्यय ज्यादा होगा तो उसकी जो अपचयन क्षमता है वो कम होगी। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड जो ईएमएफ है वो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड व्यय ज्यादा तो उसकी अपचयन क्षमता है, अपचयन क्षमता वो कम होगी, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। इस ट्रिक इसको लिख लें आप इंपोर्टेंट में, इलेक्ट्रोड व्यय ज्यादा है तो उसकी अपचयन क्षमता कम होगी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रथम कोटि अवक्रिया का नाम है, ये इसमें थोड़ा गलत मिस्टेक हो गई है। इसमें पूछा गया है प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए के का मात्रक क्या है, के का मात्रक क्या है। तो के आपको अभी ऊपर ही बताया था मैंने, के है वेग स्थिरांक, और इसका मात्रक चेंज होता है प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, और इसका मात्रक निकालने का फॉर्मूला है जो अभी बताया था, मोल बट्टे लीटर की पावर 1 - n और सेकंड इनवर्स, ये बताया था। अब इसमें हम अगर प्रथम कोटि की पूछ रहा है तो इसमें n की जगह हम 1 रख देंगे, तो इसमें 1 रखूंगा तो ये फाइनली जो आएगा वो कट पिट गई, वो सेकंड इनवर्स आता है। और आप इसे याद कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वेग स्थिरांक का, वो सभी बच्चों को याद है, वो सेकंड इनवर्स होता है। ये आप याद कर लें, ठीक है ना। चाहे द्वितीय कोटि का मत याद करो आप, चाहे तृतीय कोटि का मत याद करो, शून्य कोटि का मत करो, लेकिन प्रथम कोटि का याद कर लो। प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड बस छोटा सा मात्रक है सेकंड में, नहीं तो आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न देखो फिर आ गया जो मैंने पूछा था, क्या प्रश्न है इसमें, CuCN4
P⁻³ है, आयन में Cu की समन्वय संख्या। तो अब के समन्वय संख्या पूछी है, पहले भी समन्वय संख्या पूछी थी। तो मैंने क्या बताया था कि जो Cu है ये कॉपर, ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े हों वही कहलाती है उसकी समन्वय संख्या, वही कहलाती है समन्वय संख्या। तो आप मुझे बता दो इसमें कि Cu से कितने लिगेंड जुड़े हैं, बताओ। 4 लिगेंड है सर, CN साइनाइड लिगेंड है, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु जुड़ा हुआ है वो कितने, 4 है। तो 4 लिगेंड है, तो आराम से, बड़ी आराम से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एकदम राइट, क्योंकि इसी में ए में 4 है और आपके तीनों गलत हो जाएंगे। सिंपल है ना, समन्वय संख्या कुछ नहीं है, जितने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हों वही कहलाती है समन्वय संख्या। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, सभी इंपोर्टेंट। देखो इसमें क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका पराशरण दाब सबसे कम होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझने में क्या कह रहा हूं। देखो पराशरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर I, P लिखो या पाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पाई लिख देता हूं। पाई से भी व्यक्त करते हैं पराशरण दाब को और आपका P से भी। I होता है इसमें वन टॉप गुणांक nRT, ये आपका पराशरण दाब का फॉर्मूला है। तो इसमें जो पाई है वो निर्भर करता है I पर, N पर, R पर, T पर, लेकिन यहाँ जो काम है मेरा I से है। I है वन टॉप गुणांक। सर I क्या होता है, चलो I की बात करते हैं। तो I सबसे पहले होता है वॉन्ट हॉफ गुणांक, वॉन्ट हॉफ गुणांक। तो ये तो हमें समझ आएगा वॉन्ट गुणांक, लेकिन होता क्या है। तो ये होता है कोई भी आपका वैद्युत अपघट्य कितने आयनों में टूट रहा है। जैसे देखो तो पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। अब KCl का अगर मैं विघटन कर दूं, KCl का विघटन कर दूं, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा K+ में और Cl नेगेटिव में। तो 2 अणुओं में टूटा, तो इसके लिए I का मान हो गया 2। ठीक है, तो यानी कि जो आपका पाई है वो अनुक्रमणिपाती है I के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन चारों ही ऑप्शन में जिसका I का मान सबसे कम होगा, जिसका I का मान सबसे कम होगा उसके लिए पाई का मान भी सबसे कम होगा। और इसमें यही पूछा जाएगा पराशरण दाब सबसे कम किसका है, तो पराशरण दाब सबसे कम उसका होगा जिसका I का मान कम होगा। चलो निकालते हैं I का मान। ठीक है, तो KCl के लिए अभी क्या निकाला था मैंने, 2। तो KCl के लिए तो हो गया 2। अब मैं निकालता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। अगर ये आप जल में तोड़ोगे तो ये टूटेगा Mg+2Cl। तो कितने अणु निकले, इसमें से निकले आपके 3 अणु, 2 Cl के और 1 Mg का। तो इसके लिए आपका हो गया, इसके लिए था 2, इसके लिए हो गया आपके 3। तो I का मान 3 हो गया इसमें। अब निकालता हूं मैं एल्युमिनियम फास्फेट विलीन। तो एल्युमिनियम होता है आपका एल्यूमिनियम फास्फेट यानी PO4। जब आप इसे तोड़ोगे तो इसमें निकलेगा Al और प्लस PO4, ये निकलेगा। तो इसमें भी 2 अणु निकले, तो इसके लिए भी I का मान हो गया 2। लेकिन जो स्वर्ण विलीन है वो आपका टूटेगा ही नहीं, वो विलीन ही नहीं है। स्वर्ण क्या है, Ag होता है ना, सोना ना, सॉरी Au होता है, हाँ Au होता है। तो इसमें लिख देता हूँ Au, इसे मिटा देता हूँ। ये मिटर जा जल्दी मिटर जा, 1 2 3 छू मंतर मिटर जा, हाँ ये मजा आ गया। तो इसमें स्वर्ण विलीन होता है Au, औरम सोना। तो स्वर्ण विलीन में सिर्फ Au है, इसके लिए I का मान 1 है, इसके लिए I का मान 1 है। तो इसलिए इसमें I का मान 2, इसमें I का मान 3, इसमें I का मान 2, इसमें I का मान 1। इस प्रकार आपका इसमें आंसर हो जाएगा एकदम राइट, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला आपका प्रश्न है 16वें प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है आपका सामने, तो किसी विलीन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो अणु संख्या गुणधर्म किस में निर्भर करते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है अणु संख्या यानी अणुओं की संख्या, यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, पर किसकी, विलय या विलायक की। तो इसमें ध्यान रखें विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है विलयन का अणु संख्या गुणधर्म। तो इसमें जो कि आपका ऑप्शन है वो है विलय के कणों की संख्या पर, पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा देखें, किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं, समझा, विलय के कणों की संख्या पर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये आपके गलत दोनों हो जाएंगे इस प्रकार, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है 17वां KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन संख्या। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें, अभी तक 2 प्रश्न आए थे उस समन्वय संख्या के थे, लेकिन अब है ऑक्सीजन संख्या का। तो जितने भी आपका उप सेशन वाला चैप्टर 5वां, उसमें से ज्यादातर जो आपके प्रश्न बनेंगे जो कि टिक मार्क, वो ज्यादातर आपका उपसेशन संयुआ से, ऑक्सीजन संख्या से या समन्वय संख्या से बनेंगे। तो इस प्रश्न में हम करते हैं। तो जब कभी भी ऑक्सीजन संख्या पूछे तो जिसकी पूछ रहा है उसकी ऑक्सीजन संख्या हम x मान लेते हैं।
तो इसे लिखो KMnO4 को, तो KMnO4। तो इसमें K की +1 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, प्लस के Mn की होती है X, और प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 4। तो इस प्रकार हो जाएगी ये आपकी +1 + X और -2 और 4 -8 बराबर 0। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा -8 में से 1 चला गया तो -7, तो x -7 बराबर 0। तो ऊपर इसके कोई ऊपर इसके कोई आवेश नहीं है तो आगे 0 आएगा। तो इस प्रकार x बराबर आ जाएगा 7, वो भी प्लस के। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, प्लस के 7। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो करना क्या है आपको दोबारा बता देता हूं, के की है +1, ये आपको याद होनी चाहिए। Mn की मुझे निकालनी है तो इसकी मैं x मान लूंगा, और ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन ऑक्सीजन 4 है तो 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगी। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में रखे और बराबर इसे मानना 0 की, क्योंकि इस KMnO4 के ऊपर कोई आवेश नहीं है। अगर आवेश -1 होता तो मैं बराबर -1 लिखता, अगर ऊपर इसके आवेश +1 होता तो मैं बराबर 0 ना लिख के +1 लिखता। ठीक है, फिर उसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। अगला आपका 18वां प्रश्न है, जो आपके सामने दिया हुआ है कि एक आपका ये उपसहसंयोजक है CONH3 होल्टा है Cl2Cl में CO की उपसहसंयोजन संख्या, ये क्या बीमारी है सर? तो जो आपकी समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या, जो अभी 2 प्रश्न गए हैं ऊपर समन्वय संख्या के, सेम होती है उपसहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरीके से निकलती है उपसहसंयोजन संख्या। तरीके का क्या मतलब है, दोनों सेम ही चीजें, तो जो वो है वो ये है। तो बताओ क्या थी वो, तो समन्वय संख्या थी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े हुए हों वही होती है आपकी समन्वय संख्या। तो आप देखो कितने लिगेंड है, तो एक तो क्लोरीन लिगेंड है तो वो 2 है, और एक NH3 लिगेंड है वो भी 2 है, तो 2 और 2 4। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 4। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें ये भी और ये भी। तो ऑक्सीजन संख्या को तो आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, लेकिन संयोजन संख्या या समन्वय संख्या बोलो या फिर उपसहसंयोजन संख्या बोलो, इसे आप उपसहसंयोजन यौगिक को देखकर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जितने लिगेंड जुड़े हों वो उसकी समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। अगला आपके सामने प्रश्न है 19वां प्रश्न है। 19वां निम्नलिखित लिगेंड में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है? तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उभयदंती लिगेंड होते क्या है और कितने हैं। तो 3 इंपोर्टेंट उभयदंती लिगेंड है, एक है आपका NO2, एक है आपका NCS और एक है आपका CN। ये 3 आपके उभयदंती लिगेंड है, NO2, NCS और CN। तो अब देखते हैं ऑप्शन, तो H2O बिल्कुल गलत, EN बिल्कुल गलत, NH3 बिल्कुल गलत, NO2 एकदम सही हो जाएगा जो कि आपका उभयदंती लिगेंड है। तो ये 3 उभयदंती लिगेंड है। उभयदंती लिगेंड का मतलब होता है कि उसमें जो 2-3 परमाणु हैं, कभी तो उसमें से कोई केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कि मान लो CN है, CN उभयदंती लिगेंड कैसी है, तो कभी तो C है अपने इलेक्ट्रॉनों को देता है केंद्रीय धातु परमाणु को, कभी आपका N देता है। तो यानी कि उभयदंती का मतलब यह है कि दोनों के दोनों परमाणु, उभय माने दोनों और दंती माने देते हैं, और लिगेंड तो ऐसा लिगेंड जिसमें जितने भी परमाणु आए वो सभी के सभी कभी ना कभी इलेक्ट्रॉनों को देते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को। 3 है, आप ये याद रखें कौन कौन सा है, एक है NO2, एक है CN और एक है आपका NCS, ये 3 है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका 20वां प्रश्न है आपका, संकुल K1CO2O4 में कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या। तो देखो ऑक्सीजन संख्या का एक ये था 17वां प्रश्न, एक और ले लिया क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है। तो इसमें K1CO की ऑक्सीजन संख्या पूछी है तो इसकी मैं मान लूंगा X, और इसमें K कितना है 1। अच्छा इस प्रश्न में थोड़ी हिस्ट्री है, इसमें ना K3 है, यहाँ पर ये ध्यान रखना K3 है, तो K की होती है +1 और यहाँ पर K3 है तो इसके साथ हो जाएगी +K3, और यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया। फिर प्लस लगाएंगे आगे C2O4, ये ऑक्सिलेट होता है, इसकी होती है -2 ऑक्सीजन संख्या, तो -2 हो गई C2O4 की, लेकिन है कितनी ये 3, तो 3 के साथ हो जाएगी -6 और बराबर में लगाऊंगा 0, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अब तुम इसे जब सॉल्व करोगे तो -6 में से +3 गया तो कितना बचा -3, और -3 को जब उधर ले जाऊंगा तो जो हो जाएगा +K3। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कहां पर है +K3, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये इसमें माइनस नहीं है, ये प्लस है, डैश लगा दिया उसने, ऐसे लगाते ना ए के आगे डैश जो कुछ भी लिखते हैं तो इसमें डैश है, ये माइनस नहीं है, तो इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला आपका 21वां प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा संक्रमण जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीजन अवस्था नहीं पाई जाती है, यानी इनमें से चारों में से कौन सा संक्रमण तत्व ऐसा है जो परिवर्तनीय ऑक्सीजन संख्या नहीं दिखाता।
यानी कि वो ऐसा नहीं करता कि उसकी कभी +3 ऑप्शन संख्या आ रही है, कभी +4 आ रही है, कभी +5 आ रही है, ऐसा नहीं करता। उसकी हमेशा एक ही ऑप्शन संख्या रहती है और वो आप ध्यान रखें वो स्कैंडियम होता है। आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है ना। स्कैंडियम आपका ऐसा संकर्ण तत्व है जो बदलती हुई ऑप्शन संख्या नहीं दिखाता है, उसकी एक ही ऑप्शन संख्या होती है, वो भी +3 होती है, ये भी ध्यान रखें। तो +3 ऑप्शन संख्या होती है स्कैंडियम की। 22वें प्रश्न में चलते हैं हम। 22 में आपका एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक दिया हुआ है इतना, ये ठीक है। तो पूछा हुआ है कि ये वेग अभिक्रिया कौन सी है, अभिक्रिया कौन सी कोटि की, शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, या कोई नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप देखेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक क्या लिखा हुआ है। तो मात्रक से हम पता कर पाते हैं कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो इसमें मात्रक है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अभी ऊपर ही एक प्रश्न गया है जिसमें मैंने द्वितीय कोटि का मात्रा निकाल के दिखाया था, वो आया था लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ध्यान रखें प्रथम कोटि का मात्रक है सेकंड इनवर्स, ये आप याद रख लें। तो यहाँ पर सेकंड इनवर्स तो है नहीं पीछे, ये प्रथम कोटि की तो है नहीं है, लेकिन ये है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। ये भी ऊपर निकल के गया था, ऊपर देख लो आप कैसे निकाला था मैंने, पीछे बैक करके वीडियो को, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला बड़ा सिंपल सा प्रश्न है आपका, देखें एक खाद्य पदार्थों की पैकेटों में प्रयुक्त गैस है, तो ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। एक टॉपिक है विकृत गंधता, विकृत गंधता। उसमें बताया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं आपके खाने वाली चीजें, उन्हें मतलब खुले में नहीं रखा जाता है। और तो जो पन्नी की पैकेटें होती हैं, जो कि आपकी जितनी भी आपकी आलू चिप्स हैं या कुरकुरे हैं, जो भी आपकी पीनट बटर नमकीन वमकीन होती है, उनके पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो हमेशा ध्यान रखें वो होती है नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं भरती है, नहीं तो ऑक्सीजन की से वो खराब हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है ये कप्पा होता है, विशिष्ट चालकता कप्पा। और वो आपका ऊपर रो आया था, रो और कप्पा जो होते हैं वो एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो कप्पा इसने विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा है। तो कप्पा का जो मात्रक है वो सीधे याद रखें आप क्या होता है, तो वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आप लिख लें, ये आपका अलग से मात्रक है क्योंकि ये पेपर में पूछा गया है। इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं तो आपको प्रूव करवाऊं। तो आप ये ध्यान रखें, इसका मात्रक है ओम इनवर्स और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका मोल इनवर्स। ये आप फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो वैद्युत अपघट्य कौन सा पदार्थ नहीं है, इनमें से बता दो। सभी बच्चों को पता होगा वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो वैद्युत अपघट्य पहले होते क्या है, तो वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं जो पानी पे घोलने पर टूट जाएं, अलग अलग हो जाएं, टूट जाएं। तो जो पानी में घोलने पर अलग अलग टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वो सभी वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो इसमें इस प्रश्न में आपका सोडियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य है बिल्कुल, क्योंकि NaCl है, नमक Na में टूटेगा प्लस में और Cl में टूटेगा माइनस में, टूट जाएगा, वैद्युत अपघट्य है। नाइट्रिक अम्ल अम्ल है, अम्ल भी टूटेगा। अमोनियम नाइट्रेट ये भी क्षार है, ये भी टूटेगा। लेकिन यूरिया आपका वैद्युत अपघट्य नहीं है क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटता है। तो इस प्रकार इस ऑप्शन का आंसर एकदम सही हो जाएगा बी यूरिया, ठीक है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है 26वां। 26वें प्रश्न में चलते हैं। 26वां प्रश्न एक लाइन का है, सीधे आंसर दे सकते हो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ी होगी तो वहां आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल जरूर कराए होंगे। तो 2-3 एग्जाम्पल होते हैं वो जो कि इंपोर्टेंट होते हैं, और उन्हीं एग्जाम्पलों में से एक होता है आपका H2Cl2 2HCl। तो ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इस प्रकार मैंने ये ऑप्शन लगा दिया। देखो ध्यान से, किसी अभिक्रिया को आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि वो अभिक्रिया किस कोटि की है, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए यहाँ पर आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के 2-3 एग्जाम्पल और आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2-3 एग्जाम्पल याद करने ही पड़ेंगे, जब भी काम चलेगा। और आपके सिलेबस में शून्य कोटि की अभिक्रिया है और एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके 2-3 एग्जाम्पल, इसके 2-3 याद कर लो क्या जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे है आपका विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। विशिष्ट चालकता वही होती है कप्पा, ये कप्पा होता है, ये विशिष्ट चालकता होती है। तो इसकी इकाई क्या है, इसका मात्रक है, तो ये हमेशा 1/ρ के बराबर होती है। यानी जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है ना, उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध रो का जो मात्रक होगा उसका उल्टा मात्रक होगा कप्पा का। तो रो का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। अब इसे आप उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो अब इसमें ऑप्शन चेक करो, तो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। बी है आपका सेंटीमीटर ओम स्क्वायर, ये भी गलत हो जाएगा। सी है आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीटर को सेंटीमीटर में लिया गया है, तो इसमें सेंटीमीटर इनवर्स है और ओम इनवर्स है, एकदम सही हो जाएगा। और आपका इसमें डी ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं।
तो अगला आपका प्रश्न है 28वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो ये आपका जो प्रश्न है वो आपका चौथा चैप्टर डी और एफ ब्लॉक वाले तत्व से है। तो आपने पढ़ रखा होगा कि रंगीन आयन जो बनते हैं उनका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार इस 28 में का आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 28 में का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, जिसमें दूसरा है वो भी गलत है, तीसरा भी गलत है और आपका तीसरा ये भी गलत है, चौथा भी गलत है। ए ऑप्शन इसमें एकदम राइट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। अब मान लो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। अब जो ये पांचों इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। युग्मित कैसे होंगे, जब मान लो कि इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये युग्मित हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये भी युग्मित हो गए, इसमें 2 हो गए तो ये भी युग्मित हो गए, इसमें 2 हो गए तो ये भी युग्मित हो गए और इसमें 2 हो गए तो ये भी युग्मित हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में 2-2 होते हैं तो वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि 2 की जगह 1 होंगे तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह जो आपका यौगिक होगा वह आपका रंगीन आयन या रंगीन यौगिक होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला आपका 9वां प्रश्न है, सॉरी 29वां है। अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए इसने दे रखा है वेग स्थिरांक का समीकरण R बराबर A B स्क्वायर द्वारा। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है। देखो इस प्रश्न में आपसे आणविकता पूछी है, पूछने के लिए इस प्रश्न में आपसे कोटि भी पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछी, तो हम कोटि और आणविकता दोनों की बात करेंगे। तो आणविकता सबसे पहले क्या होती है, तो आणविकता होती है कि अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं। तो इसमें एक तो ए अभिकारक है और एक बी अभिकारक है जिसके 2 मूल हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो 2 और 1 3, तो इसका जो आंसर है वो एकदम बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोटि पूछता, पूछी नहीं है लेकिन यदि कोटि पूछता तो इसका आंसर होता, कोटि कैसे निकालते हैं, कोटि के लिए जो फॉर्मूला दे रखा है ना R बराबर बड़े कोष्ठक में A और B की स्क्वायर, तो ये A के ऊपर घात है वो 1 है और B के ऊपर घात है 2 है, तो इन घातों को जोड़ते हैं तो 1 + 2 ये हो जाता 3। तो यानी कि इस आपके प्रश्न में कोटि भी 3 ही आती अगर पूछता तो, और आणविकता भी 3 ही आई। ध्यान रखेंगे ना, कोटि निकालते हैं जो R बराबर वेग समीकरण दिया होता है आपका, R बराबर जो वेग समीकरण दिया होता है उसमें जो भी अभिकारक हैं उनकी घातों का योग करके कोटि निकालते हैं, घातों का योग करके। ठीक है सर, समझ लीजिए, घातों का योग करके कोटि निकालनी है। लेकिन जो आणविकता होती है वो आपको अभिकारकों, कितने अभिकारक हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको जोड़ के। जैसे यहाँ पर एक तो ए है, 1 हो गया, 2 बी है, तो कितने अभिकारक हो गए, टोटल 3 हो गए, तो इसकी कोटि हो गई, कोटि भी 3 है और आणविकता भी 3 हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं। 30वां प्रश्न है आपका कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई कौन सी है। तो इस प्रश्न को सभी ध्यान से देखें, ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि तापमान से स्वतंत्र यानी कि कौन सी इसमें से ऐसी राशि है जो तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, तो तापमान जो होता है वो आयतन के ना अनुक्रमणपाती होता है, ये बात ध्यान रखें आप। तो जहां कहीं तापमान बढ़ेगा तो वहां आयतन भी बढ़ जाएगा, जहां तापमान कम होगा वहां आयतन भी कम हो जाएगा। ये बात समझिए, पहली बात तो ध्यान रखें मेरी कि जो तापमान है वो आयतन के अनुक्रमणपाती है। तो जो चीज आयतन पर निर्भर करेगी वो फिर तापमान पर भी निर्भर करेगी। तो नॉर्मलता का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, तो इस नॉर्मलता के फॉर्मूले में नीचे क्या आता है, विलयन का आयतन आता है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब आपने नॉर्मलता का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो नॉर्मलता के फॉर्मूले में जो आपका फॉर्मूला है उसमें नीचे क्या आता है, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन इसके फॉर्मूले में आया, तो यानी कि नॉर्मलता आपकी आयतन पर निर्भर करती है और आयतन पर निर्भर करती है तो या तापमान पर भी निर्भर करती है। लेकिन इसमें पूछा है कि तापमान पर निर्भर कौन नहीं करता इनमें से, तो नॉर्मलता तो ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इसमें तो नाम में ही आयतन आ गया, तो ये नाम में भी आयतन आ गया क्योंकि आयतन अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आयतन पर निर्भर करता है, तो आयतन पर निर्भर करता है तो ये तापमान पर भी निर्भर करेगा, और तापमान पर निर्भर करेगा तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें पूछा है तापमान पर निर्भर नहीं करता है। डी ऑप्शन है मोलरता। तो मोलरता का भी फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। तो इसमें भी आपका आयतन आ गया, तो इस वजह से अगर इसमें आयतन आ गया तो तापमान पर निर्भर करेगी। लेकिन जो मोललता है ये आपकी तापमान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि आपके मोललता में जो मोललता का फॉर्मूला होता है, छोटी एम मोललता,
वो होती क्या है, छोटी m जो मोल लेता है वो होती है आपके विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या NB बट्टे विलायक का भार। हाँ ये बात है, इसमें भार आता है, इसमें आयतन आता है बट्टे में, इसमें आयतन नाम में ही है, इसमें भी आयतन आता है बट्टे में, लेकिन इसमें आयतन नहीं आता। और जब आयतन नहीं है तो ये आयतन नहीं है तो तापमान पर निर्भर नहीं करेगी। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी एकदम मोल लता। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, यूं समझ लो आप रासायनिक बलगति का प्रश्न आ गया तो समझो आपके 1 नंबर पक्का हो गया। रासायनिक बलगति वाले चैप्टर से जितने भी प्रश्न आएंगे वो ज्यादातर मात्रक वाले आते हैं। तो इसमें पूछा हुआ है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। और आप सभी जानते हैं कि वेग स्थिरांक का मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने याद करने के लिए कहा था आपसे ऊपर वीडियो में, ठीक है ना, यानी पीछे वीडियो में मैंने आपसे कहा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक आप याद रखें। क्या बताया था मैंने, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स ये बताया था। तो अब बताओ सेकंड इनवर्स में कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड इनवर्स, तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक याद रखें सेकंड इनवर्स। वैसे मैंने ये भी बताया था कि जो वेग स्थिरांक होता है कि उसका मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है मोल बट्टे लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। ये आपका वेग स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला होता है किसी भी अभिक्रिया की कोटि के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना दिया हुआ है तो अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात करें। तो ध्यान से देखें ये प्रश्न कैसे, थोड़ा कैलकुलेटिव प्रश्न है। देखो भाई साहब, तो इसमें पूछा हुआ है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक होता है आपका k बराबर, ठीक है ये हो गया, ये होता है 0.693 और बट्टे ये होता है टी हाफ। तो ये आपका हो गया प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना दे रखा है, ये सेकंड इनवर्स है और ये 10 की पावर -3 है, 2 गुणा 10 की पावर -3 और सेकंड इनवर्स और ऊपर है 0.693 और बट्टे टी हाफ। तो इसमें वेग स्थिरांक का मान दे रखा है और अर्ध आयु काल पूछा है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से अर्ध आयु काल को इधर ले जाता हूं और k को नीचे ले जाता हूं। तो ये आपका हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बट्टे के, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप के का मान रख सकते हैं, तो के का मान कितना है, तो के का मान है आपका, के का मान है तो बराबर हो जाएगा के का मान 0.693 बट्टे के का मान है 2 गुणा 10 की पावर -के टी। और जब इसको आप सॉल्यूशन करोगे, जब इसे आप कैलकुलेशन करोगे 3.465 गुणा 10 की पावर 2, आप उसको 2 गुणा 10 का -3 से 0.693 को ऊपर गुणा भाग करके काटोगे तो आंसर फाइनली आपका आ जाएगा 3.465 इंटू 10 की पावर 27। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अच्छा अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक का आपसे मात्रक पूछा हुआ है और अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो बताओ कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपसे वेग स्थिरांक का मात्रक पूछे तो आपको याद रखना है मोल प्रति लीटर की पावर, क्या बताया था, 1 माइनस n। दोबारा देखें, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, ये होता है आपका वेग स्थिरांक का मात्रक। अब इसमें जो n है वो होती है अभिक्रिया की कोटि। अब यहाँ पर दे रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसके लिए n हो जाएगा आपका 0। तो n बराबर जब मैं यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ये क्या बच जाएगा, ये आपके लिए बच जाएगा मोल बट्टे लीटर की पावर 1 माइनस 0 और सेकंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा मोल बट्टे लीटर और सेकंड इनवर्स। अब आंसर चेक कर लेते हैं। तो क्या था, मोल बट्टे लीटर, मोल बट्टे लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें मोल इनवर्स, तो मोल तो ऊपर इनवर्स नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है मोल लीटर इनवर्स, दूसरा एकदम मुझे सही लग रहा है मोल लीटर इनवर्स, लेकिन यहाँ गलत हो गया, सेकंड है यहाँ पर, ये भी गलत हो गया, सेकंड इनवर्स था। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स एकदम सही हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना,
मोल लीटर इनवर्स सेकंड में। लीटर इनवर्स कैसे हो गया, जो मोल बट्टे लीटर था उसमें लीटर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा मोल, और लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो लीटर इनवर्स हो जाता है, और ये सेकंड इनवर्स यहाँ पहले से है ये, तो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स ये आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर होता क्या है, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो वेग स्थिरांक होता है ना कि वो अनुक्रमानुपाती होता है अभिक्रिया की दर के आर के, और आप सभी जानते हैं कि जब कभी ताप बढ़ाया जाता है तो आपका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जब तापमान बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और अभिक्रिया का अगर वेग बढ़ाएंगे तो आपका वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा। यानी ऐसे मानोगे ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो सी बराबर ए। समझे आप? दोबारा देखें, क्या है, के है वेग स्थिरांक, ये अनुक्रमानुपाती है आर के, और आर अनुक्रमानुपाती है टी के। यानी तापमान अगर बढ़ेगा तो आर का अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और जब अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो आपका के यानी वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बताओ क्या होगा, तो बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे, आप ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 35 में आपका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, और टी समय बाद, ये टी लिखा हुआ है यहाँ पर, टी समय बाद सांद्रता ए हो जाती है, तो निम्न में से स्वतंत्र व्यंजक क्या है। तो देखें, तो ए स्क्वायर तो कभी आता नहीं है भैया, ठीक है, और ना ही ऊपर, अब इसमें एक सांद्रता है आपकी ए नोट, देखो दोबारा देखो ध्यान से, इसमें जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता है ना वो ए नोट है, यहाँ पर ए नोट, ए नोट, यानी ए नोट में लिख देता हूं, ये ए नोट, इस प्रकार ए नोट है, तो ए नोट है प्रारंभिक सांद्रता, और ए है आपकी कुछ समय बाद सांद्रता, और टी ये समय है, टी ये समय है। तो इसमें स्क्वायर तो होता नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ए नोट है प्रारंभिक सांद्रता और ए है बाद की सांद्रता, तो इसमें तो दोनों तरफ ए और ए लिखी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर घात होती है वो माइनस के टी होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर घात टी है, तो इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा और ये एकदम सही हो जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखें किस प्रकार है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी पहले वो कुछ ए थी और फिर उसकी सांद्रता आधी रह गई a/2, यानी कि ये 50 सेकंड दे रखा है, ये अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है। ठीक है ना, तो हमारे पास अर्ध आयु काल मिल गया, और अर्ध आयु काल है टी हाफ, टी हाफ होता है आपका अर्ध आयु काल 50 सेकंड। ठीक है, पूछा है इसमें वेग स्थिरांक, तो जब भी आपका प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल दे रखे और आपका वेग स्थिरांक के पूछता है, तो अभी मैंने तुरंत फॉर्मूला बताया है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, के बराबर 0.693 बट्टे टी हाफ, और टी हाफ यानी अर्धायु काल 50। अब आप इस 50 का पूरा 0.693 से काटोगे तो ये फाइनली ये लगभग कट जाएगा। 0.693 काटोगे तो पॉइंट हटाओगे, यहाँ 3 जीरो बढ़ाओगे, जिससे आपका 10 की पावर 4 नीचे बन जाएगा, 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाओगे 10 की पावर -4 हो जाएगा, और फिर इस 5 से 693 काटोगे तो ये कटेगी आपकी 1.38 और ऊपर रहेगा 10 की पावर -2 सेकंड। इसको आप कैलकुलेशन को खुद अपनी कॉपी में करके देखें और आंसर आपका ये एकदम फिक्स आ जाएगा, 1.38 में उसका -2 सेकंड। 5 से 6.93 कटेगा, 5 सेकंड 5 बचेगा, 1 19 5 दिया 15, और बचेंगे आपके कितने, फिर बचेंगे आपके 5 बार जाएगा, और 5 बार जाके आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके सामने 1.38 10 का -2 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। आप इसे काट के देख सकते हैं, इतना आंसर आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। धातुएं ABCD हैं जिनके मानक इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, तो इसमें पूछा गया, पहले वो बात कर लेते हैं, धातुओं की घटती हुई सक्रियता। तो आप जानते हैं कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर ऊपर से नीचे आते हैं धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। अब सबसे ऊपर जो धातु है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उससे नीचे कम क्रियाशील, उससे नीचे और कम क्रियाशील, यानी ऊपर से आप नीचे आएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। अब मैं बात करूंगा सबसे ऊपर जो धातु होती है वो ज्यादा क्रियाशील है, तो उसका इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो जो सबसे ऊपर धातु है उसका आपका इलेक्ट्रोड जो है वो सबसे कम होता है। तो अब हमें ये पहचानना है कि सबसे कम इन चारों में से किसका इलेक्ट्रोड जो है। तो आप जानते हैं कि माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो आप देख रहे होंगे ये प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो माइनस की ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो ऊपर आएगा आपका, ये किसकी वैल्यू है, बी की, तो ऊपर आएगा आपका बी।
ठीक है। उसके बाद माइनस की वैल्यू ये है जो कि इससे बड़ी है लेकिन इन दोनों से छोटी है, तो फिर आएगा आपका बी के बाद डी। ठीक है, बी के बाद अगर आप देखें इलेक्ट्रोड वैल्यू किसका कम है, तो आपके सामने है आपका किधर है 0.34 प्लस का, तो ये किसका सी का, तो बी डी सी, और फिर है आपका 1.5 वोल्ट, ये ए का है। तो क्रम क्या है, सबसे ऊपर इलेक्ट्रोड वैल्यू बी का है, फिर डी का है, फिर सी का है, फिर ए का है। तो सबसे ऊपर बी का इलेक्ट्रोड वैल्यू है, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है बी, उससे कम क्रियाशील है डी, उससे कम क्रियाशील है सी, उससे कम क्रियाशील है ए। तो अब इसमें पूछा क्या है वो देखते हैं। इसमें पूछा है कि अभिक्रियाशीलता क्रम घटते हुए लिखना है, तो घटते हुए लिखना है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी थी, बी, तो सबसे आगे बी आनी चाहिए। तो इसमें ए है, गलत, इसमें आपकी ए है, ये भी गलत, इसमें आपकी डी है, ये भी गलत, इसमें आपकी बी है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले बी है, जैसे मैंने बताया था ऊपर बी थी, फिर उसके बाद डी का इलेक्ट्रोड आएगा, फिर आपके उसका सी का आएगा, और फिर लास्ट में आएगा ए का। क्योंकि बी आपकी क्रियाशील ज्यादा है, उसके बाद डी कम क्रियाशील है, उससे कम सी है, उससे कम आपकी ए है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम चलते हैं, ज्यादा नहीं, बस 2-3 प्रश्न और बचे हुए हैं, बने रहे वीडियो में। 38वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 रंगीन लवणों के लिए विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे गए हैं, तो तांबे की एक पट्टी डूबी गई है, तो कौन सा विलयन अंत में नीला होगा। बढ़िया प्रश्न है, आपको लगेगा कि ये आपका केमिस्ट्री में कहां से आ गया। बिल्कुल भाई साहब, ये आपका केमिस्ट्री का ही प्रश्न है, जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, अगर वो आपने पढ़ी होगी तो ये प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं है, इस प्रश्न को आप कर सकते हो। सर वो उससे कैसे होगा, इसमें मैं इन चारों आपके विलयनों में क्या मिला रहा हूं, मैं तांबे की पट्टी यानी कॉपर की पट्टी इनमें मिलाऊंगा, तो कॉपर इनमें से किससे रिएक्शन करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, चारों में किससे रिएक्शन करेगा। तो ये बात हमें पता चलेगी विद्युत रासायनिक श्रेणी में। जब आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी होगी तो उसमें आपका जो कॉपर होता है, उस कॉपर से ऊपर होते हैं आपके क्या क्या, जिंक ऊपर होता है, कैडमियम ऊपर होता है, और पीबी लेड सीसा भी ऊपर होता है, लेकिन कॉपर से नीचे होता है एजी। और आप ये भी जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जब मैं कॉपर को इसमें डालूंगा तो ये जिंक को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। जब मैं कॉपर को इसमें डालूंगा तो ये कैडमियम को भी नहीं हटा पाएगा, ये भी गलत। और जब मैं कॉपर को इसमें डालूंगा तो कॉपर ना ही पीबी को हटा पाएगा, ये भी गलत। लेकिन जब मैं कॉपर को इसमें डालूंगा तो कॉपर इस एजी को आसानी से यहां से हटा देगा और खुद यहां पर बैठ जाएगा और बन जाएगा CuNO3, और CuNO3 आपका नीले विलयन होता है, CuNO3 आपका नीला विलयन होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 ऑप्शन नंबर सी। समझे ना कैसे होगा, क्योंकि जो Cu है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है, और उससे नीचे है Ag, Au और आपका प्लेटिनम Pt, ये कॉपर से भी नीचे है। तो कॉपर इन सबसे ताकतवर है, तो इनके विलयन से कॉपर इन सबको हटा सकता है। तो यहाँ पर कॉपर Ag को हटा देगा और किसी को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कमजोर है वो। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा सी। अगले प्रश्न में चलते हैं, 39वें प्रश्न पर। हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है, तो हिमांक का अवनमन होता है डेल्टा TF, ये होता है हिमांक का अवनमन, ये बराबर होता है छोटी m के और आपके KF के। ठीक है ना, दोबारा लिखता हूं क्या है, जो हिमांक का अवनमन होता है वो होता है डेल्टा T और F माने फ्रीजिंग, बराबर m के और गुणा KF। जो KF है वो हिमांक स्थिरांक है, मूलल अवनमन हिमांक स्थिरांक का जो m होता है, m वो होती है आपकी मोललता। ठीक है ना, ये आपकी मोललता होती है। तो यानी कहने का मतलब है जो हिमांक का अवनमन है वो अनुक्रमण दो चीजों के, एक तो KF के और ये नियतांक है, तो इसके अनुपाती नहीं होगा ये। तो जो आपका हिमांक में अवनमन है वो अनुक्रमणपाती है छोटी m यानी कि मोललता के। तो हम इससे करते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर आपको तभी कर पाएंगे जब आपने विलियन वाले चैप्टर के सभी फॉर्मूले याद रखे होंगे। जब फॉर्मूले नहीं याद है तो इसको आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसमें विलियन के मूल अंश पर गलत, विलियन की मोलरता पर गलत, विलियन की मोललता पर एकदम सही। ध्यान रखें, विलियन की मोललता ये भी है, ये विलायक की मोललता है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये सही जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर विलियन की मोललता है। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। ध्यान से सुनना, प्रश्न में ना घुमा के प्रश्न पूछा हुआ है, ये सी ऑप्शन है। यहाँ पर विलियन की मोललता है और यहाँ पर विलायक की मोललता है, तो विलायक की नहीं विलियन की मोललता पर डिपेंड करता है। विलियन की मोललता पर आपका हिमांक का अवनमन डिपेंड करता है, क्योंकि हिमांक के अवनमन के फॉर्मूले में छोटी m आती है, जो छोटी m है वो विलियन की मोललता होती है। ठीक है ना, अगला लास्ट आपका प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, वो है जो कि
जो कि आपके सामने 1 नंबर 2 नंबर में बन जाएगा और आपके वैकल्पिक प्रश्नों में भी बन जाएगा। आराम से करेंगे, इस प्रश्न को थोड़ा समय लगेगा इसमें, ठीक है ना, आराम से करेंगे। देखो ध्यान से, इसमें दे रखा है कि ZnCu2 और जे चेंज हो गया Zn2 और Cu में, यानी कि ये Cu2 का मतलब है इसके ऊपर है, ये कॉपर के ऊपर +2 है, ये इस प्रकार है। और इधर आपका Zn है और ये Zn चेंज हो गया उधर जाके Zn+2 में। अब ये देखो ध्यान से, तो हुआ क्या है कि Zn था उसके ऊपर आगे 0 था, लेकिन इधर चेंज हो गया Zn+2। और जब किसी के ऊपर +2 आवेश आता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जिंक से आपके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, इसलिए वहां पर Zn के ऊपर आया है +2। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं या दान दिए जाएं तब वहां पर हमेशा होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ठीक है। और ऑक्सीकरण के बारे में ध्यान रखें, ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। तो ये Zn+2 Zn जो ई दे रखा है ये वाला मान, ये आपका एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है। जब ये एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है तो दूसरा वाला ये बच गया, ये आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। क्या समझे आप? ये आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखें, एक ट्रिक लिख लें यहां पर, AOR के, ये ट्रिक ध्यान रखें मेरी। जहां कहीं भी आपका ऑक्सीकरण होगा, जहां कहीं भी ऑक्सीकरण होगा तो वो होगा एनोड पर, ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, और रिडक्शन यानी अपचन होता है कैथोड। तो हमने पहचाना कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तब वो बना है Zn+2, तो यानी जिंक पर हुआ है इलेक्ट्रॉनों का दान, और जहां इलेक्ट्रॉन निकले दान हो वहां होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण होगा तो वो क्षण है एनोड। तो यहाँ पर जिंक वाला जो ई दिया है ना, ये एनोड का ई है, एनोड का। तो मेरे पास ई एनोड मिल गया, ई एनोड, और ये है मेरे पास -0.76। तब ये एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है, तो ये बचा कुछ कैथोड का हुआ, तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा वो हो जाएगा +0.34। अब मुझे पूछा है सेल का ईएमएफ। जब भी ईएमएफ आपसे पूछे तो ईएमएफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला होता है, ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है ना, इस प्रकार। अब इसमें ई कैथोड कितना है, तो ई कैथोड है आपका, ई कैथोड है आपका कितना है 0.34, तो 0.34 माइनस, और ई एनोड कितना है, ई एनोड है माइनस का 0.76, और ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, यानी 0.34 और 0.76 ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 0.34 और आपका 0.76, ये हमें डायरेक्ट जोड़नी है। जोड़ दो, 6 और 4 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 हो जाएगा ऊपर, 7 और 3 10 और 11 का 1, हासिल लगा 1, तो ये 1.10 वोल्ट आ जाएगा। फॉर्मूला ध्यान रखें क्या है, अगर आपको ईएमएफ पूछे, ईएमएफ पूछता है, तो ईएमएफ पूछता है तो उसका फॉर्मूला ध्यान रखें क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आंसर चेक करते हैं, तो आंसर आया 1.10 वोल्ट, ध्यान रखें प्लस का आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें पहला ही ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.10 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है 0.10 वोल्ट, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये आपका। सी ऑप्शन है 1.10 वोल्ट, ये सेम नहीं है, यहाँ पर ये माइनस का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 वोल्ट है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इस जो 40वें प्रश्न का आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, जब भी आपसे ईएमएफ पूछता है, ईएमएफ पूछता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप पहचान लें कि कैथोड का विभव कितना है, कैथोड पर इलेक्ट्रोड विभव कितना है, और उस कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को आप घटा दें एनोड के इलेक्ट्रोड विभव। आप पहचानेंगे कैसे, तो इसकी ट्रिक ध्यान रखें, AOR के, ये ट्रिक ध्यान रखें, AOR के, यानी कहने का मतलब ये है कि जहां आपका ऑक्सीकरण होगा वहां वो एनोड है, और जहां आपका रिडक्शन अपचन होगा वो कैथोड है। और ऑक्सीकरण कहां होता है इसकी बता देता हूं, ऑक्सीकरण यानी इलेक्ट्रॉनों को दिया जाए, इलेक्ट्रॉनों का दान हो, इलेक्ट्रॉनों का दान हो। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो वहां ऑक्सीकरण होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण किए जाएंगे तो वहां आपका अपचयन होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है और ऑक्सीकरण आपका एनोड पर होता है।
इस प्रकार हम पहचान लेंगे कौन सा आपका एनोड का इलेक्ट्रोड व्यव है, कौन सा आपका कैथोड का इलेक्ट्रोड व्यव है। तो इस प्रकार आज हमने आपके 40 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, 40 प्रश्न जो आपके 40 प्रश्न कंप्लीट किए हैं जो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री थे, फर्स्ट केमिस्ट्री से इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इन 40 ही प्रश्नों में से आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 3 प्रश्न पक्का फंसेंगे, क्योंकि आपके टोटल 6 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न आपके होते हैं फर्स्ट से और 2 और बचे 3 होते हैं सेकंड केमिस्ट्री से। तो ये मैंने आपको फर्स्ट केमिस्ट्री के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, इन्हीं में से आपके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके फंस जाएंगे। बचे कुछ आपके 3 जो 6 आते हैं, 3 सेकंड केमिस्ट्री से हैं, उसके मैं 50 क्वेश्चन की वीडियो और लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।